नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की छरवाली समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। चारधाम मोटर मार्ग पर ऋषिकेश से देवप्रयाग की ओर बढ़ते हुए कई आलीशान होटल, रिजॉर्ट और कैंप्स नजर आते हैं। देश दुनिया से पर्यटक यहां पहुंचते हैं और रिवर राफ्टिंग से लेकर प्री वेडिंग शूट तक के लिए वो जगह लोगों को उत्तराखंड के सिंपली हेवन होने का एहसास करवाती है। ताज जैसे बड़े ग्रुप का 5 स्टार होटल यहां बन चुका है और उसी की टक्कर के कुछ अन्य होटल यहां निर्माणाधीन हैं। इस जगह पर्यटकों की कोचम कोच देखकर लगता है कि प्रदेश की आर्थिक धमनियों में पर्यटन जबरदस्त रक्त संचार कर रहा है और संभवतः आसपास के सभी लोग इससे समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस जगह से ठीक सामने नजर आता गांव, जिसकी चारधाम मार्ग से हवाई दूरी बमुश्किल 1-1.5 किलोमीटर है, वहां स्थिति इतनी भयावह है कि बीते दिनों पानी की किल्लत वहां एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गई। कल्पना कीजिए कि जिस भारत के विश्व गुरु हो जाने के दावे किए जा रहे हों और जहां ये बात बारंबार दोहराई जाती हो कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, वहां पानी जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव आज भी किसी की मौत का कारण बन जाता है। उत्तराखंड में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लेने जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। यमकेश्वर ब्लॉक का झैड़ गांव भी इन्हीं में से एक है, जो दूर से देखने पर तो बेहद रमणीक लगता है, लेकिन असल में उत्तराखंड की त्रासदियों का प्रतीक गांव है। ऐसा गांव जहां से चमचमाता हुआ विकास आंखों के ठीक सामने नजर तो आता है, लेकिन गांव वालों की पहुंच से हमेशा बहुत दूर ही रहता है। इसी गांव में हुई गिंदन लाल मैठानी की मौत पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं और खूबसूरत दिखते पहाड़ों की असल त्रासदियों को महसूस कर सकते हैं। वो त्रासदियां जो प्रकृति ने नहीं बल्कि हमारे नेताओं ने प्रदेश की नियति में लाद दी हैं। सिर्फ इसी क्षेत्र की बात भी करें तो ऋषिकेश से देवप्रयाग की ओर बढ़ते हुए जहां गंगा के एक छोर पर बड़े बड़े धन्ना सेठों और नेताओं के होटल, रिजॉर्ट और व्यवसाय हैं, वहीं गंगा के दूसरी छोर पर बसे तमाम गांव सड़क, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। इस पूरे इलाके की तस्वीर बहुत हद तक सिंगटाली मोटर पुल के बन जाने से बदल सकती थी, लेकिन उसका निर्माण दशकों से लटका हुआ है। ये पुल आज तक क्यों नहीं बन सका, इस पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश में पानी की किल्लत पर एक नज़र डालते हैं, जिसके चलते झैड़ गांव के गिंदन लाल मैठानी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। प्रदेश सरकार ने अपना पूरा प्रचार तंत्र झोंक दिया है ये साबित करने में कि जल जीवन मिशन का काम बकी बात की तेजी से चल रहा है और सरकार इस दिशा में बस भौंकुच फरकाने ही वाली है। धरु धरु नाच बल ले मेरी छाछ, इसी मोड में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इस खबर को ही देखिए, जिसके अनुसार बागेश्वर जिले में पूरे 100% घरों में नल से जल पहुंच चुका है और उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और पौड़ी में भी बल 99% यानी 99% से अधिक घरों तक नल से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। ये दावा कितना सच है और कितना झूठ, इसका एक उदाहरण आप झैड़ गांव में ही देख लीजिए। इस गांव के 3 हिस्से हैं, जिनमें से सिर्फ एक हिस्से में योजना का काम हुआ है और उसमें भी सिर्फ नल ही गांव तक पहुंचे हैं, जल नहीं। लेकिन यह दावा चस्पा कर दिया गया है कि योजना में 60 लाख रुपए पुगा दिए गए हैं। ऐसी ही स्थिति कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक न जाने कितने ही गांवों की है। अगर आपका गांव भी इसमें शामिल है तो कमेंट में अपने गांव का नाम बताने के साथ ही आज के एक्स्ट्रा कवर को शेयर करते हुए अपने अपने क्षेत्र में पानी की स्थिति के बारे में ज़रूर लिखें, ताकि हमारी सरकार और उसका प्रजातंत्र भी पानी पानी हो सके। ये प्रचार तंत्र इतना निर्लज्ज हो चुका है कि आंकड़ों से लेकर तस्वीरों तक कुछ भी ठेल देता है जनता को बुझाने के लिए। अब इस तस्वीर को ही देखिए, जिसमें धामी जी के मुस्कुराते चेहरे के साथ भौंकुच फरकाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धामी जी के नेतृत्व में सैकड़ों जल स्रोतों का उपचार किया जा चुका है, जबकि तस्वीर लगाई जा रही है हिमाचल प्रदेश की। मंडी जिले की ये चर्चित तस्वीर पहली ही गूगल सर्च में आपको मिल जाएगी। धामी जी, मुख्यमंत्री आवास के आसपास अगर ताज़ा कंडाली ना मिले तो कहीं से भी मंगवाइए और अपने प्रचार तंत्र को तसल्ली से झपोड़ते हुए याद दिलाइए कि कम से कम वो झूठ तो सलीके से बोला करे। बहरहाल, हर घर जल पहुंचाने वाली योजना में पैसों की बंदरबाट के भी जबरदस्त आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता करते हुए 450 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि गढ़वाल मंडल में जल जीवन मिशन के तहत करीब 800 करोड़ की लागत से 44 पेयजल योजनाओं का निर्माण चल रहा है। इसमें से अकेले हरियाणा की कंपनी यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को ही 372 करोड़ की लागत के 17 प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं। इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल हैं और सरकारी अधिकारी खुद इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की लिखित संस्तुति तक कर चुके हैं। लेकिन ब्लैकलिस्ट करना तो दूर, स्वाभिमान मोर्चा का आरोप है कि इसे 100 करोड़ का अतिरिक्त कार्य सौंपने की तैयारी की जा चुकी है। जल जीवन मिशन में कई अन्य तरह की गड़बड़ियों और घोटालों के आरोप भी समय समय पर सामने आए हैं और कुछ मामलों में तो लाखों की वसूली के आदेश भी जारी किए गए हैं और योजना की स्थिति देख लें तो मिडगौमा बल हल लगाउन वाली बनी हुई है। ठीक ऐसी ही स्थिति सिंगताली मोटर पुल की भी है, जिसका काम 20 साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। पिछले लोकसभा चुनावों में तो गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी ने यह भी दावा कर दिया था कि जिस दिन चुनावों की आचार संहिता खत्म होगी उसके अगले ही दिन सिंगताली पुल का आदेश जारी कर दिया जाएगा। आप लोग खुद उनका बयान उन्हीं की जुबानी सुनिए। आपने सिंगताली पुल की बात की, पूरी बात हो चुकी है, उसका डीपीआर भी तैयार है, आचार संहिता है। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी उसके अगले दिन सिंगताली पुल का आदेश आपको। ये वीडियो 2 अप्रैल 2024 का है। 1 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन आज तक भी वो आचार संहिता खत्म होने के बाद वाला अगला दिन नहीं आ सका। इस पुल को गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बन जाने से देहरादून और रामनगर की दूरी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। देहरादून से रानीखेत की दूरी करीब 70 किलोमीटर घटेगी। देहरादून से मुनस्यारी की दूरी करीब 75 किलोमीटर कम होगी और गैरसैंण की दूरी करीब 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा ये पुल 4 लोकसभा क्षेत्रों और 35 विधानसभा क्षेत्रों की 25 लाख से ज्यादा की आबादी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ देगा। झेड़ जैसे उन तमाम गांवों के लिए तो ये किसी वरदान जैसा होगा, जहां के लोग आज भी बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए नेपाली मजदूरों और पालकियों पर निर्भर हैं। इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी इस पुल का काम आज तक शुरू क्यों नहीं हो सका, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। साल 2006 में सिंगताली मोटर पुल को स्वीकृति मिल चुकी थी। तब इसकी लागत थी करीब 16 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 20 किलोमीटर सड़क भी शामिल थी। स्वीकृति मिल गई तो रोड का कटान शुरू हुआ। सरकारी गति से काम चला और साल 2006 से 2020 आ गया। इन 14 सालों में सिर्फ 21 किलोमीटर रोड बन सकी। फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि अब रोड लगभग वहां तक तो पहुंच ही चुकी है जहां से पुल निर्माण किया जाना है, लेकिन तभी लोगों की उम्मीदों पर एक झटके में पानी फेर दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने रातों रात फरमान सुना दिया कि ये पुल नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बन जाने से एक बड़े पूंजीपति की शांति और निजता पर असर पड़ेगा। बाकी बात देखिए, एक धन्ना सेठ की शांति और निजता का हवाला देते हुए सरकार बहादुर ने सैकड़ों गांवों के ग्याड़ुओं को बता दिया कि उनका पुल यहाँ नहीं बनेगा, बल्कि उसे 3 किलोमीटर दूर ठसका दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया क्योंकि पुल की जगह से करीब आधा किलोमीटर दूर सवारा फाउंडेशन की जमीन थी और वे कथित रूप से यहाँ एक म्यूजियम बनाना चाहते थे। वैसे स्थानीय लोग तो बताते हैं कि सवारा ग्रुप यहाँ कोई म्यूजियम नहीं बल्कि एक आलीशान होटल खोलना चाहता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित ताज ग्रुप का होटल है। बहरहाल सवारा ग्रुप ने प्रत्यावेदन दिया कि ये पुल अगर यहाँ बना तो उसकी शांति और निजता प्रभावित होगी। उस जगह की शांति और निजता जहां अभी सिर्फ जमीन है, जहां ना तो कोई रहता है ना कोई निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन शांति और निजता प्रभावित होगी। सरकार बहादुर ने इस बात को तुरंत मान लिया और गांव के लोगों ने दशकों के आंदोलन के बाद जहां पुल स्वीकृत करवाया था, सरकार ने उस पुल को 3 किलोमीटर दूर खिसकाने के आदेश दे दिए। सवारा ग्रुप का रसूख देखिए कि कोविड की लहर के बीच भी तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस जगह पर सवारा के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पूरे दलबल के साथ पहुंचे थे। गांव के लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन किए। उन्होंने तर्क रखे कि जिस जगह अब नया पुल बनाने को कहा जा रहा है वो पूरा लैंडस्लाइड जोन है और अगर पुल सिंगताली में बनना ही नहीं था तो फिर 21 किलोमीटर सड़क यहां तक क्यों काटी गई, जिसमें करोड़ों रुपए और तकरीबन 1.5 दशक का समय निकल गया। ये प्रदर्शन चल ही रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने के साथ ही 15 मई 2021 के दिन उस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया जो त्रिवेंद्र सरकार ने जारी किया था, यानी सिंगताली पुल साल 2006 में जहां स्वीकृत हुआ था वहीं उसे बनाए जाने के पुनः आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन अब इसमें एक और नया खेल हुआ। साल 2006 में
21 किलोमीटर सड़क सहित पुल बनाने की कुल लागत 16 करोड़ रुपए थी। अब नई डीपीआर में ये बढ़कर सिर्फ पुल की लागत 114 करोड़ हो गई। लिहाजा मामला एक बार फिर से फंस गया। आज की स्थिति ये है कि 18 मार्च 2025 को एक नई डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई है, जिसमें पुल की लागत करीब 58 करोड़ बताई गई है और फिलहाल शासन इसी डीपीआर पर कीजिए मीटिंग खेलिए मीटिंग कर रहा है। पिछले 20 सालों से प्रदेश की सरकारों ने इस मामले में जैसी बौग मारी हुई है, उसकी कीमत गिंदन लाल मैठानी जैसे लोग अपनी जान गंवा कर चुका रहे हैं। अब खबर यह भी है कि सिंगटाली पुल का निर्माण जब भी शुरू हो, उसके साथ ही एक और पुल का निर्माण भी शुरू हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के एक चर्चित बाबा ने, जो जमीनों की खरीद के लिए कुख्यात हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में भी सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली है। लिहाजा गांव के लोगों को पुल जब भी मिले, बाबा को पुल जल्दी से जल्दी देना तो सरकार की प्राथमिकता होगी ही। पिछले एक्स्ट्रा कवर में हमने चर्चा की थी कि उत्तराखंड कैसे केंद्र सरकार की एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है। इसे आप ऐसे भी देखिए कि पिछले कितने लंबे समय से प्रदेश में कई मंत्री पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा, क्योंकि केंद्र के लिए फिलहाल उत्तराखंड प्राथमिकताओं में नहीं है। इसलिए आधे मंत्रिमंडल से ही पूरे राज्य को लसोड़ा जा रहा है। आखिर मंत्री तो वही लोग बनेंगे जिन्हें ऊपर से यानी केंद्र से आशीर्वाद हासिल होगा। उत्तराखंड शुरुआत से ही ऐसे उतड़दंड रहा है, जहां का मंत्रिमंडल कभी कांग्रेस के जमाने में गांधी परिवार के आशीर्वाद से बना करता था और आज मोदी और शाह के आशीर्वाद से बना करता है। फुर्सत से सोचिएगा कि अलग उत्तराखंड की मांग का मूल उद्देश्य क्या यही था कि हम ऐसी सरकारें बनाएं जो केंद्र की कठपुतली की तरह काम करें, या फिर अलग राज्य की मांग ही इसलिए थी कि हमारी खुद की सरकार, खुद के फैसले और स्वायत्त निर्णय हों, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए संभव नहीं थे। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।